हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 9 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। आप सभी को मैं आज अपने इस क्लास में इस बात की जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे वार्षिक परीक्षाओं से संबंधित जो पुराने प्रारूप थे वो थोड़े बदल चुके हैं। अब सीबीएसई ने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। जो फाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर या एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम को हमने टर्म 1 और टर्म 2 दो हिस्सों में डिवाइड किया है। टर्म 1 के अंदर जो सिलेक्टेड सिलेबस है बस वही आएगा, और टर्म 2 के अंदर जो सिलेक्टेड सिलेबस है वही आएगा। टर्म 1 वाला जो पेपर है वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। एमसीक्यूज आएंगे और उसमें से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है और उसको वहां पे टिक करके जो जितने भी मार्क्स है वो ऑब्टेन करने हैं। और सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आएंगे सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के। इसमें राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड आपके अनसिन पैसेज, सीन पैसेज, अनसिन पोएट्री, सीन पोएट्री और साथ में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो उसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 5 शीर्षकों का नाम बता रही हूँ। उनका नाम उल्लेखित करते हुए आप लोगों को उसी में से एक नए शीर्षक की शुरुआत का यहाँ संचालन कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक है जिसका शीर्षक दिया गया है शब्द एवं पद, जो हमने कर लिया। इसका दूसरा टॉपिक है अनुस्वार अनुनासिक। कौन सा है? अनुस्वार एवं अनुनासिक। अब इसका तीसरा टॉपिक है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय। कौन सा है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। और चौथा टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ध्यान दीजिएगा, शब्द विचार आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है, जिसमें सभी प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है। और पांचवा टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इनमें से हमारे हिंदी व्याकरण के कितने टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं? पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। शुरुआत वाला टॉपिक करिए। अभी हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य और भाषा की मूल इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनते रहिएगा एकाग्र चित्तता के साथ, और साथ में अपनी कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठे। जहां जहां जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझाई जाए उनको भी आप लिखित रूप में अपनी कॉपियों में मेंशन करते चलें, ताकि आपको आगे जो है उसके नोट्स बनाने में और उसमें से समझने में आसानी रह सके। देखिए यहाँ पे मैंने दिया वाक्य, ठीक है, और वाक्य के महत्वपूर्ण भेद, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर्टिकुलर दिया गया है कि भेद कौन सा पूछेगा? ये अर्थ के आधार पर। कौन से भेद पूछेगा? अर्थ के आधार पर। हम ये जानते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन का, यानी एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? वो महत्वपूर्ण साधन है हमारा भाषा। और ये भाषा किससे बनती है? तो भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन सी होती है? भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। समझ आई बात? तो भाषा की स्वतंत्र और मूल इकाई, भाषा की स्वतंत्र और मूल इकाई जो है वो कहलाती है वर्ण। वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध और सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊं। जैसे मैंने लिखा ध्यान दीजिएगा, तो अपने आप में पूरा है क्योंकि ये अपने आप में स्वर है। स को बोलने के लिए वर्णों की स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये व्यंजन है तो ये पूरा बना स। के नीचे हलंत है तो ता रह गया आधा, और य के साथ अ जुड़ा है, यह रह गया पूरा। तो ये शब्द कौन सा बना? असत्य। असत्य का यहाँ जो
शब्द बना है ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह है और वर्णों का सार्थक समूह है। जहाँ व्यवस्थितता, क्रमबद्धता और सार्थकता शामिल होती है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। समझ आई बात? अब इन्हीं शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप से मिलाते हैं और ये कोई निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो कहलाता है वाक्य। यानी वाक्य क्या हुआ? यानी शब्दों या पदों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं और यही वाक्य जो है वो हमारे आपस में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं जान सकते हैं। यानी इस तरह से हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा की स्वतंत्र तथा मूल इकाई वर्ण होती है। वर्ण के व्यवस्थित क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और इन्हीं शब्दों को या जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। यानी शब्दों या पदों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, और यही वाक्य हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनने वाली भाषा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है यानी भाषा, उसका निर्माण संभव होता है। ठीक है, अब हालांकि हमने ये देख लिया कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कि वाक्य किसे कहते हैं, कि शब्दों एवं पदों की क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को, शब्दों एवं पदों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? यानी वाक्य का जो निर्माण होता है वो किन दो अंगों से मिलकर के होता है? तो चलिए अभी तक हमने परिभाषाएं जो पढ़ी है उन परिभाषाओं के आधार पर आगे अपने इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए वाक्य के महत्वपूर्ण अंग देखते हैं। देखिए मैंने लिखा वाक्य, ये वाक्य बनता है किससे? अंगों से। यानी वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के अंग होते हैं दो। एक तो होता है वाक्य में उद्देश्य और इसके साथ जुड़ा होता है विधेय। जब उद्देश्य और विधेय को आपस में मिलाया जाता है तभी हमारे वाक्य का निर्माण होता है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य के महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। मैंने यहाँ पे लिखा लता गीत गा रही है। लता गीत गा रही है। यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है? गीत गाना है तो क्रिया है और गीत गाने का क्रिया का समापन कौन कर रहा है? लता। यानी लता कौन है यहाँ इस वाक्य में? क्रिया की कर्ता। ठीक है, क्रिया की जो कर्ता होती है यानी वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है उसे हम कहते हैं उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा कि वाक्य का निर्माण दो अंगों से मिलकर के होता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय। यानी वाक्य में जो कर्ता है, जो क्रिया को करने वाला है, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य। इस वाक्य में किसके विषय में बात हो रही है? लता के विषय में बात हो रही है। मैंने यहाँ पे लिखा मोहन चित्र बनाता है। अब इस वाक्य में किसके विषय में बात हो रही है? इस वाक्य में मोहन के विषय में बात हो रही है। तो मोहन कौन हुआ? उद्देश्य। क्यों? क्योंकि मोहन इस वाक्य में क्रिया का कर्ता है और क्रिया का कर्ता अर्थात वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य। समझ आ गई? अब मैंने ये कहा लता की क्रिया क्या है कि वह गीत गा रही है। यानी जब किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो कहलाती है विधेय। यहाँ उद्देश्य कौन है? मोहन। मोहन के विषय में क्या बात कही गई? मोहन के विषय में बात कही गई कि वह चित्र बनाता है। अब ये जो बात कही गई ये क्या कहलाई? ये कहलाई विधेय। तो यानी उद्देश्य और विधेय इन दोनों के परस्पर योग से क्या बना? वाक्य बना। तो वाक्य का निर्माण दो अंगों से मिलकर के होता है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा कहलाता है विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जो क्रिया का करता है अर्थात जिसके विषय में बात कही जाती है वो कहलाता है उद्देश्य और उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो कहलाती है विधेय।
यानी क्रिया और क्रिया का जो विस्तार है वो सारा विधेय में शामिल किया जाता है। चलिए हमने यहाँ पे देख लिया वर्ण किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है और वाक्य के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। अब हम जो बात कह रहे हैं जो आप तक पहुंच रही है और आप उसका अर्थ समझ रहे हैं, आप उसी अर्थ को समझ करके अपनी प्रत्युत्तर दे रहे हो और अपना प्रत्युत्तर मुझ तक पहुंच रहा है किसमें, वाक्यों में। और उस प्रत्युत्तर को मैं भी जान पा रही हूँ कि हाँ मेरी कही गई बात को आप कितना समझ रहे हैं। इस प्रकार हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या बना, भाषा। ठीक है, यानी ये वाक्य। अब वाक्य जो है वो सार्थक है, इसके लिए इस वाक्य में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वाक्य। जो सार्थक वाक्य है, वाक्य के अंदर कौन से गुण या कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है। यानी एक सार्थक वाक्य आप कब कहोगे, जब इस वाक्य में ये सारे गुण और ये सारी विशेषताएं शामिल हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा, पहला लिखा मैंने सार्थकता। आपने देखा होगा कि मैंने आगे भी इस शब्द का नाम लिया है। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ देने वाला। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा कि मोहन क्योंकि बीमार है। अब तुरंत हमारे दिमाग में प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि मोहन वो बीमार है तो हम क्या करें भाई, इससे हमारा क्या नाता, या इससे हमारे किस प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्योंकि मोहन बीमार है इसलिए वह परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। अब जब इस पूरे वाक्य को पढ़ा तो हमें संतुष्टि मिली कि हाँ ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए हमारे दिमाग में किसी प्रकार की कोई उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं रहती। यानी वाक्य ऐसा होना चाहिए जो अपना एक अच्छा और विशेष अर्थ देता हो, समझ गए। उसे ही हम क्या कहेंगे, सार्थकता, यानी सही अर्थ देना। सार्थकता का क्या अर्थ है, सही अर्थ देना। जब कोई वाक्य अपना सही अर्थ प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है, सार्थक वाक्य कहलाता है। चलिए दूसरी विशेषता क्या है भाई वाक्य में, और कौन सी दूसरी विशेषता होनी चाहिए, वो मैंने लिखा पदक्रम। पदक्रम का क्या अर्थ है, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ठीक है, या मैंने ये वाक्य लिखा कि नेताजी को एक फूल की माला पहनाओ, फूल की माला पहनाओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पदों का क्रम बदल दिया। पदक्रम होता है पदों का क्रम। आपको पता है जब भी हम वाक्य की संरचना की ओर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, उसके बाद आता है क्रिया। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर भी इसी सेंटेंस की फॉर्मेशन में ध्यान दिया जाता है। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। उसी तरह से हिंदी के अंदर भी पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। ठीक है, और क्रिया का विस्तारक वगैरह जो भी उसमें काम में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने पहला वाक्य क्या लिखा, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यहाँ सुनने वाले को अगर यहीं तक का सुना खरगोश को काट कर, तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे, अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाएगा, तो सुनने वाले ने तो ये सुना खरगोश को काट कर, तो पहले किसको काट दिया गया, खरगोश को। उसके बाद गाजर खिलाओ, खाएगा कौन, बच्चे को छील कर केला खिलाओ। अब यहाँ पर बच्चे को ही छील दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पदों का क्रम अव्यवस्थित हो गया। तो एक सार्थक वाक्य के अंदर ये गुण होना आवश्यक है कि उसके पदों का जो क्रम है, यानी ये पद जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। ठीक है, जैसे नेताजी को एक फूल की माला पहनाओ। अब एक फूल की माला बनेगी क्या, पदों का क्रम इसमें भी अव्यवस्थित है,
यहाँ होना क्या चाहिए, नेताजी को फूलों की एक माला पहनाओ। तो फूल तो होंगे खूब सारे, उससे माला एक हो सकती है, लेकिन एक फूल की माला कैसे बनेगी? तो यहाँ पदों का क्रम क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया, और पदों का क्रम अव्यवस्थित होने की वजह से यहाँ पे वाक्य का जो अर्थ है वो भी नष्ट हो गया। समझ गए? तो यानी पदक्रम का क्या अर्थ है कि वाक्य के अंदर वाक्य की संरचना करते समय व्याकरणिक नियमानुसार कर्ता, कर्म, क्रिया के आधार पर ही पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। यदि पदों का क्रम अव्यवस्थित होगा तो वाक्य अपनी सार्थकता खो देगा। तीसरा यहाँ पे मुख्य पॉइंट है इसका, वो कहलाता है अन्वय। ध्यान दीजिएगा, अन्वय, जिसे आप अन्विति भी कहते हो, जिसे क्या कहा जाता है, अन्विति। आपने देखा होगा पदान्विति ऐसे लिखा होता है, या पद अन्वय ऐसा लिखा होता है। इसका क्या अर्थ है, यानी वाक्य के अंदर पद अन्वय का क्या अर्थ है? मैंने यहाँ पे लिखा मोहन मोहन पानी खाता है। यहाँ ये जो अन्वय है पद का वो गलत है। पद अन्वय का क्या अर्थ होता है कि जो कर्ता है उस कर्ता के आधार पर आगे लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया का निर्धारण होना चाहिए। सीता विद्यालय जाता है। अब सीता करता है, कर्ता स्त्रीलिंग में है तो उसकी क्रिया भी किसमें आनी चाहिए, स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। और यहाँ दिया जा रहा है सीता विद्यालय जाता है। यहाँ क्रिया गलत हो रही है, जिस तरह का कर्म है उस कर्म के अनुसार पानी पीता है होना चाहिए, क्रिया गलत हो रही है ना। और वहाँ सीता विद्यालय जाता है में कर्ता अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी किसमें आनी चाहिए, स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। यानी पदों का जो अन्वय है, यानी कर्ता के अनुसार ही वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल और क्रियाओं का निर्धारण होना जरूरी है। यदि वे कर्ता के अनुसार नहीं होंगे तो वाक्य के पद का अन्वय क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो ये कहलाता है पद अन्वय। और चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, वो क्या है, वो आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जानने की इच्छा किसके अंदर होती है, पाठक वर्ग में या श्रोता वर्ग में, जो पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं। जब मैंने जैसे कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जानकारी दी गई है, अब तुरंत आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आया, क्या जानकारी दी गई है? यानी मैंने जो बात कही है वो अपना अर्थ नहीं दे रही, और अर्थ की पुष्टि नहीं होने की वजह से ही आपके दिमाग में फिर से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, भाई क्या जानकारी दे रही है? भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जानकारी दी है कि वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 2 अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। अब जब मैंने ये पूरा वाक्य बोला तो आप लोगों को यहाँ इस अर्थ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको पूरा अर्थ ज्ञात हुआ और आपकी जो जानने की इच्छा थी वो संतुष्ट हो गई। यानी वाक्य सार्थक कौन सा होगा, जो पाठक या श्रोता वर्ग की जानने की इच्छा को भी क्या करे, संतुष्ट करे, वही वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है। तो आपने देखा कि आज हमने अपनी इतिहास में महत्वपूर्ण किन किन बातों का ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले भाषा की मूल इकाई वर्ण होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह से शब्द बनते हैं। जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करवाया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। यानी शब्दों का या पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इन्हीं वाक्यों से हमारी भाषा का निर्माण होता है। वाक्य के निर्माण करने के लिए 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता, और कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है वो विधेय कहलाते हैं, अर्थात क्रिया और क्रिया का विस्तार। इसके अलावा वाक्य में सार्थक होने के अनुसार कौन कौन से गुण और विशेषताएं होनी आवश्यक है। तो इन विशेषता में सबसे पहले है वाक्य अपना सही अर्थ प्रकट करे। वाक्य में पदों का क्रम भी व्यवस्थित होना चाहिए व्याकरण के नियमों के अनुसार। वाक्य में पदों का अन्वय अर्थात कर्ता के अनुसार ही उसका लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया का निर्धारण होना जरूरी है। और वाक्य ऐसा हो जो पाठक या श्रोता वर्ग की जिज्ञासाओं को शांत करे,
अर्थात उनकी जानने की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको संतुष्ट करता है, वही वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है। आ गई यहाँ पर आपको बात अच्छे से समझ में। अब हम आगे का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें दे रहे हैं कि जब भी ये बात आती है कि वाक्य सार्थक वाक्य कहलाता है, वाक्य होता क्या है, वाक्य का निर्माण किन दो अंगों से मिलकर के होता है, फिर आता है कि वाक्य का वर्गीकरण, यानी वाक्य के भेदों को जानने के लिए वाक्य का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, यानी बांटते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वाक्य का वर्गीकरण कौन सा टॉपिक आएगा कि भाई वाक्य के भेदों को जानने के लिए वाक्य का वर्गीकरण भी होना आवश्यक है। अब वर्गीकरण के लिए दो आधार बनाए गए। कौन से आधार? पहला था रचना के आधार पर, आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है इनको। एक आता है रचना के आधार पर और दूसरा आता है अर्थ के आधार पर। अब हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक तक पहुंच गए हैं, यानी हमारे सिलेबस का टॉपिक कौन सा है? अर्थ के आधार पर वाक्य। तो पहले एक जनरल नॉलेज ले लेते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य है उनको तीन हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। आई बात समझ में? यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अभी इनसे हमें कोई सारोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आपकी कक्षा 10 में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द एवं पद जब हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी कि शब्द एवं पद तथा पदबंध, इतना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधा टॉपिक आपकी कक्षा 9 में शामिल किया गया और इसके आगे विस्तारपूर्ण जो विषय है उसको कक्षा 10 में रखा गया, जिसका शीर्षक है पदबंध। ठीक है, उसी तरह से जो वाक्य है, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य तक पहुंचने के लिए हमें इस पूरे सामान्य परिचय की जानकारी होनी आवश्यक है। समझ आ गई बात? तो आपको जो कार्य है वो कार्य भी इसी तरीके से किया हुआ ही मिलेगा, जिसमें इन सारी बातों को अच्छे से अंकित किया गया है। अब बात आती है अर्थ के आधार पर वाक्य। हमने देखा रचना के आधार पर तो 3 ही वाक्य है, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या है 8। अब ये वाक्य कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या क्या है, इनमें किस तरह के वाक्यों की संरचना की जाती है और इन वाक्यों को एक दूसरे के अंदर किस तरह से रूपांतरित किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, तुमने कार्य किया। ये वाक्य अपना सरल और साधारण अर्थ देता है, जिसमें क्रिया की पूर्णता हो रही है। इसको मैं नकारात्मक बनाऊं, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, तुमने कार्य नहीं किया। इसको मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूं, क्या तुमने कार्य किया। इसको मैं एक्सक्लेमेटिव में चेंज करूं, अरे तुमने कार्य कर दिया। तो इस तरह से वाक्य की संरचना की जा रही है और वाक्य की रचना के साथ साथ उसको अलग प्रारूप में भी कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, रूपांतरित किया जा रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है कि हम वाक्य के महत्वपूर्ण अंग, वाक्य में होने वाली विशेषताओं के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित हो गए हैं। अब वाक्य का जो भेद किया गया उसके 2 आधार थे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर उसको 3 हिस्सों में बांटा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य, जिसकी संख्या मैंने आपको बता दी कि ये 8 तरह के होते हैं। ये 8 भेद कौन से हैं, इनका नामकरण क्या है और नामोल्लेख के साथ साथ इनको दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे कर दिया जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी हम अपनी कल की क्लास में लेंगे। जितना हो सके व्याकरण के इन सारे विषयों की जानकारी जो ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको दी जा रही है, अच्छे से और अवश्य से समझें। ठीक है, तो बैठ करके इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आज की कक्षा में शामिल होने के लिए और अपनी सहभागिता निभाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।